नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज द हिंदू के एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है बैक टू पार्लियामेंट इन नेपाल। तो नेपाल में फिर से डेमोक्रेसी लौट के वापस आ रही है, इस बारे में बात किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं बैक टू पार्लियामेंट क्या है नेपाल में। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वहाँ की पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से वहाँ के जो की प्लेयर्स हैं उन्होंने कुचल के रख दिया, उन्होंने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि जो पूरे आर्टिकल में ये बोला जाएगा कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उनका उसको पूरी तरह से टेम्पर्ड कर दिया वहाँ की पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से जो की प्लेयर्स थे उन्होंने। तो इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ ही है कि वहाँ के जो की प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उस नए जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कुचल के रख दिया। फरवरी 23 को क्या हुआ कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिस्टोर कर दिया, बोला कि जाइए फिर से कार्यभार शुरू करिए। जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो केपी ओली जी थे उनके द्वारा 20 दिसंबर को डिसॉल्व किया गया था। 20 दिसंबर को जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भंग की गई थी उसे फिर से वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया 23 फरवरी को। उन्होंने इसलिए इसे डिसॉल्व कर दिया था क्योंकि उनका ऐसा दावा था कि जो वहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टी है स्पेशली लोअर हाउस की, वो उन्हें हटाना चाहती है, इसलिए उन्होंने इसे डिसॉल्व कर दिया था। आफ्टर हियरिंग मोर देन 100 लॉयर्स, लगभग 100 लॉयर्स को सुनने के बाद दोनों साइड से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा डिसाइड किया कि ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वहाँ का वो लगभग उथल पुथल हो चुका है, उसे फिर से रिस्टोर करने की ज़रूरत है। एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसके चीफ जस्टिस हैं चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा, ये उसको लीड कर रहे थे। इन्होंने एक डिसीजन दिया, उस डिसीजन में बोला कि अब पार्लियामेंट को फिर से रिस्टोर किया जाए और इस तरह से बोल के उन्होंने बॉल फिर से हाउस के पाले में फेंक दी। यानी बॉल आज के डेट में फिर से हाउस के पाले में, अब पाले को हाउस को डिसाइड करना है कि क्या करना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भंग कैसे हुई थी? कुछ होप और कुछ चिंता थी बेंच की कि ये जो डिसोल्यूशन हुआ और ये ठीक नहीं हुआ और ये डिसोल्यूशन के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी, ऐसा लोगों को लग रहा था। और अलाउ करेगी जनरल इलेक्शन को, जो कि ऑलरेडी बोला जा चुका है कि अप्रैल मई में जनरल इलेक्शन होगा, ये ओली जी के द्वारा बोला गया था। इसी तरह की कुछ उम्मीद और चिंता थी लोगों को कि बेंच भी कुछ ऐसा ही करने वाली है, लेकिन बेंच इसकी जस्ट अपोजिट गई। बेंच क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ी और उसे पढ़ के उसे समझने के बाद उसने एक पार्लियामेंट को एक स्टेटमेंट दिया, पार्लियामेंट को बोला कि आपको डिसॉल्व नहीं करना है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट बनाने के, उसे आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि मेजॉरिटी पार्टी, कोलिजन या माइनॉरिटी पार्टी या फिर बाय ए मेंबर ऑफ द हाउस ट्रस्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सब मिल के इसमें से कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए इनिशिएट कर सकता है। तो जो बेंच थी उसने बहुत ही सतर्कता से कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने ऐसा सलाह दिया पार्लियामेंट को कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, या तो कोई मेजॉरिटी पार्टी या कोलिजन या कोई माइनॉरिटी या कोई मेंबर ऑफ द हाउस ट्रस्टेड बाय द प्रेसिडेंट आ सकता है और गवर्नमेंट बनाने के लिए इनिशिएट कर सकता है। ये जो टाइट प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके फ्रेमर्स के द्वारा, और उस फ्रेमर्स में मिस्टर ओली के जो ट्रूप्स हैं वो भी शामिल हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये लोग भी थे और इनको इंश्योर करना है कि गवर्नेंस की कंटिन्यूटी बनी रहे, स्पेशली गिवन ए क्विक एंड ईजी रिजोल्यूशन इन द पास्ट एंड इंश्योरिंग इंस्टेबिलिटी, ताकि कोई आसानी से इसे डिसोल्व न कर सके, तो कोई आसानी से पार्लियामेंट को भंग न कर सके जैसा कि पास्ट में हुआ है, और इंश्योर कर सके कि अनसर्टेनिटी ना आ पाए, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी ना आ पाए, इस वजह से कोई जल्दी से पार्लियामेंट को भंग न कर सके। इस वजह से सारे प्रोविज़न किए हुए हैं कि इतनी आसानी से पार्लियामेंट को भंग नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अदर यूनिक प्रोविजन टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ और भी यूनिक प्रोविजन है कि ताकि इस स्टेबिलिटी बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इंक्लूडिंग वन दैट डज नॉट अलाउड ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू बी ब्रॉट फॉर ए फर्स्ट 2 years ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर्स 5 year term। उसमें एक ये भी प्रोविजन है कि कोई भी पहले 2 साल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता, और ये 5 साल का टर्न होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो पहले फर्स्ट 2 years में कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं ला सकता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी 2 साल का टेन्योर फेस श्योर है, उसके बाद के टेन्योर में कुछ आप कर सकते हो। तो ये सब इसलिए किया गया ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे बनी रहे। एक जो नो कॉन्फिडेंस वोट है ये इंक्लूड करेगा नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। इफ ए वोट फेल्स एन अदर मोशन मे नॉट बी ब्रॉट फॉर ए ईयर, अगर एक बार वोट फेल हो गया तो फिर दोबारा मोशन 1 साल के लिए नहीं आ सकता। तो ये सारे प्रोविजन जो किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे और बार बार वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव के लिए मजबूर ना हो, इस वजह से सारे प्रोविज़न किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। बेंच से पहले प्राइम मिनिस्टर्स के जो साइड थे उन्होंने क्लेम किया इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला गया है नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, वहाँ पे कोई भी ऐसी मीनिंग नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो एक कमांडिंग मेजॉरिटी है हाउस में डिड नॉट हैव द राइट टू डिसबैट, वो उसे भंग नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें उसमें कहीं भी नहीं लिखी हुई है। तो ये तर्क था प्राइम मिनिस्टर के साइड वाले जो वकील थे उनका कि उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है उसके वो उसकी पार्लियामेंट को भंग नहीं कर सकते। यानी ठीक है कि आप
2 साल तक कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते या पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कमांडिंग मेजॉरिटी के साथ उस हाउस को स्प्लिट नहीं कर सकते। तो उनके पास इस तरह के प्रोविज़न है, इस पर वो बहस कर रहे थे। एक जो जजमेंट आया बेंच की तरफ से, बेंच ने मेंटेन किया कि नेपाल डिड नॉट नीड टू लुक एट द प्रोसीजर्स ऑफ अदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द डायरेक्ट केस। बोला कि जो नेपाल है उसको दूसरे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने यहाँ की डेमोक्रेसी पे ही फोकस करे। और जो नेशनल एक्सपीरियंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सफिशिएंट। तो जो नेशनल एक्सपीरियंस ऑफ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सफिशिएंट है, हमें उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। Even though the constitutional bench did not censure him for malintent as demanded by the petitioner, Mr. Oli would be feeling out on a limb. तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच थी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, जो अभिप्राय था, जो डिमांड किया गया था पिटिशनर्स के द्वारा, उसको क्रिटिसिज्म किया। मिस्टर ओली को ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर ओली भी इसके एक मेंबर हो सकते हैं। तो जिन्होंने इस तरह की डिमांड की थी कि हमें रिजोल्यूशन करना है पार्लियामेंट का, उसका क्रिटिसिज्म किया। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने कहा कि आप इसे ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे देश में इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। While the healthy future of the parliamentary practice may require constitutional amendment to allow a sitting prime minister to recommend a dissolution and election, for now the Supreme Court has removed constitutional uncertainty. अब आगे चल के हेल्दी फ्यूचर के लिए, पार्लियामेंट्री की हेल्दी फ्यूचर बनी रहे, उसके लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाए और उसमें इस तरह की चीज़ें की जाए कि जो सेटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड कर सके डिसोल्यूशन को और इलेक्शन करा सके। लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टेनिटी जो थी उसे रिमूव कर दिया, उसे पूरी तरह से हटा दिया है। देयर वॉज मेथड टू व्हाट सम माइट सी एज मिस्टर ओली मैडनेस। अभी एक मेथड था, वहाँ पे एक मेथड था जिसमें देखा जा सकता है कि मिस्टर ओली की पागलनेस क्या है, मिस्टर ओली किस तरह से पागल हो चुके हैं उसकी वजह से। एंड इट हैज़ टू डू विथ हिज इनएबिलिटी टू मैनेज द एम्बिशन ऑफ हिज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चेयरमैन पुष्पकल दर। तो उसमें देखा गया कि उन्होंने अपने जो को चेयरमैन है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्पकल दर, उसे कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से। तो ये भी एक उनका पागलपन था जिसे इसमें पूरी तरह से देखा गया। 2017 में क्या किया था कि दशहरा का जो हॉलीडे था उसके समय में मिस्टर ओली ने सेक्रेटरी रीच आउट टू द मिस्टर दहल एंड यूनिफाई द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल विथ हिज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट। तो पिछले साल 2017 की दशहरा की बात है, उस समय चुपके से मिस्टर जो ओली हैं वो दहल जी के पास गए और बोले कि आपकी और हमारी पार्टी को फिर से यूनिफाई कर दिया जाए, मिला के हम एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाएगा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और दोनों मान गए और इस तरह से दोनों में एक समझौता हुआ जिसकी वजह से एक नई पार्टी उभर के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। It was a strange coming together of the Communist Party that had accepted a multi-party democracy and the Maoist led by a sweet-talking demagogues. तो एक स्ट्रेंज था ये देखना कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी जिनकी विचारधारा अलग है, जिनकी सोच अलग है, दोनों एक साथ आए और एक साथ आके एक नई पार्टी बनाए जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। द यूनिफिकेशन वॉज ए विंडफॉल फॉर मिस्टर दहल एंड हिज पास्ट डिक्लाइनिंग पार्टी। तो जो यूनिफिकेशन हुआ, जो मर्जर हुआ, वो एक बोनस था मिस्टर दहल के लिए, क्योंकि दहल की जो पार्टी थी ऑलरेडी डिक्लाइनिंग मोड में चल रही थी, तो उन्हें लगा कि चलो हमारी पार्टी को फिर से खड़ा होने का मौका मिल गया। तो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए एग्री कर दिया और इस तरह से दोनों की पार्टी मिलकर एक नई पार्टी बनाई। ऐसा और देखा गया कि एक अनफिजिबल एक्सपेरिमेंट था दोनों के द्वारा, जिसमें तुरंत या फिर बाद में उनके लिए एक टेंशन पैदा करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ये महसूस हुआ कि ये जो किया गया है वो फिजिबल एक्सपेरिमेंट नहीं था, एक अवसरवाद की तरह से देखा गया और बोला गया कि सिचुएशन को देख के दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया, लेकिन दोनों की जो विचारधारा बिल्कुल अलग थी, तो दोनों एक साथ लंबे समय तक रह पाए इसकी गारंटी कम थी, जो अभी देखा भी जा रहा है। इवन एज मिस्टर ओली टुक द रीन ऑफ द पावर, जबकि मिस्टर ओली ने कोशिश की कि लगाम, जो पावर की लगाम है उनके हाथ में रहे, मिस्टर दहल इनिशिएटेड हिज टू प्रॉन्स स्ट्रेटेजी ऑफ सेलेक्टिव मीडिया कैप्चर एंड विनिंग अवे यूएमएल स्टॉलवर्ट सपोर्टर्स बाय फीडिंग देयर सेंस ऑफ ग्रीवेंस एंड पावरलेसनेस अब इम्पेरियस मिस्टर ओली। तो मिस्टर ओली ने क्या किया कि पावर की लगाम को अपने पास रखा और पूरी तरह से पावर पे पकड़ बनाई रही। वहीं पे दहल जी ने क्या किया कि उन्होंने भी दो स्ट्रेटजी अपनाई। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो सेलेक्टिव मीडिया है उसको कैप्चर कर लिया, उसको अपने पाले में कर लिया और ये कोशिश किया कि जो यूएमएल के जो सपोर्टर्स हैं वो उनके सपोर्ट में रहे और इससे एक चिंता और एक जो असुरक्षा की भावना थी वो मिस्टर ओली के अंदर पनपने लगी। और दहल जी एक और काम कर रहे थे। मिस्टर दहल वर्कड ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल। मिस्टर दहल ने एक और काम किया कि जो वहाँ के जो पहले के प्रधानमंत्री थे माधव कुमार नेपाल, उनके साथ भी काम करते रहे। वो हैड बीन डिफीटेड बाय मिस्टर ओली, जो मिस्टर ओली के द्वारा डिफीट किए गए थे, जो हराए गए थे पास्ट में। जब चेयरमैन की पोस्ट के लिए दोनों में बात चल रही ह्यूमन जनरल कन्वेंशन में, तो उसमें मिस्टर ओली ने मिस्टर दहल को हराया था, मिस्टर ओली ने मिस्टर माधव कुमार नेपाल को हराया था और इनके साथ मिस्टर दहल मिल गए। तो इन दोनों ने मिलकर भी एक जॉइंट मोर्चा बना लिया, जिसकी वजह से मिस्टर ओली पर भारी पड़ने लगे। जो मिस्टर दहल है वो प्रेसिडेंसी में मिस्टर दहल डेंजल द कैरोट ऑफ प्रेसिडेंसी बिफोर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
झालानाथ खन्नल। मिस्टर दाल के लिए एक और चीज़ थी कि वो पूरी तरह से बीच में अटके हुए थे प्रेसिडेंसी को लेके, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जाला कुमार धनोट के पाले। तो ये भी एक इशू था कि प्रेसिडेंसी में भी उनको किसी भी तरह की चीज़ें अचीवमेंट मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। तो मिस्टर दाल मूव्ड क्विकली टू इन सर्कल एंड टाई डाउन द प्राइम मिनिस्टर। तो मिस्टर दाल ने एक चीज़ सोचा कि हमें प्रेसिडेंसी में भी कोई चांसेस नहीं मिल रहा है, आगे भी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो एक तो उन्होंने माधव कुमार नेपाल को अपने पाले में कर लिया, दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री थे श्री दाल प्रधानमंत्री को घेरने और टाई करने के लिए जल्दी से चले गए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को ही घेरा जाए और उनसे टाई कराया जाए। उन्हें घेरने के लिए वो कमर कस लिए। यूजिंग द प्रॉक्सी ऑफ हिज मॉइस्ट सबऑर्डिनेट अग्नि सबकोटा मेड स्पीकर इवन इफ द मर्डर चार्ज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने मॉइस्ट के जो एक लीडर थे अग्नि सबकोटा, उनको स्पीकर बनवाया, जबकि उनके ऊपर मर्डर का चार्ज ऑलरेडी पहले से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मिस्टर दाल जो है इसको ब्लॉक कर दिए कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट को, एंड डैमेज किया गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रिसीव $500 मिलियन US ग्रांट टू एक्सपेंड द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। मिस्टर दाल ने एक काम और किया कि जो 500 मिलियन का जो US ग्रांट था उसको ब्लॉक करा दिया। ये उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। एक्चुअली वो अगर 500 मिलियन आता डॉलर तो उससे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का जो प्लान था उसे पूरा किया जा सकता था। तो ये भी एक इशू था, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी। इंक्रीजिंगली द सो कॉल्ड सेक्रेटेरिएट ऑफ सीनियर NCP लीडर शॉट वांटेड टू डायरेक्ट गवर्नमेंट अफेयर्स एज इफ नेपाल वाज ए सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम। तो जो वहाँ की सो कॉल्ड सेक्रेटेरिएट है, उसके जो सीनियर NCP लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि जो डायरेक्ट गवर्नमेंट का अफेयर्स है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसे वो ब्लॉक करें, उसमें वो हस्तक्षेप करें। जबकि नेपाल में एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, उसके बावजूद भी वो इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, यानी अपोजिशन का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे थे। इट वॉज व्हेन मिस्टर ओली गॉट वर्ड दैट द दहल ग्रुप वॉज रजिस्टरिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन दैट ही मूव्ड इमीडिएटली टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। जब मिस्टर ओली ने देखा कि दहल का जो ग्रुप है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहा है, तो तुरंत गया और पार्लियामेंट को भंग कर दिया। द मोशन अराइव्ड इन द पार्लियामेंट ऑफिस आफ्टर द डिसोल्यूशन डिक्लेयर। जैसे ही उन्होंने डिसोल्यूशन डिक्लेयर किया, नहीं डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट भंग हुई, उसके तुरंत बाद मोशन आ गया पार्लियामेंट में। बट मिस्टर सबकोटा फोर्स्ड द पेपर वर्क टू ब्रिंग फॉरवर्ड द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो मिस्टर सबकोटा है उन्होंने पेपर वर्क पूरा किया और जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था उसे फॉरवर्ड कर दिया। ये कैलकुलेशन ऑन दैट एपिसोड इज स्टिल रिक्वायर्ड। जो इनका जो कैलकुलेशन है, ये एपिसोड अभी भी रुका हुआ है, इसकी अभी भी जरूरत है। नाउ दैट द हाउस इज रिस्टोर्ड, अब फिर से हाउस रिस्टोर्ड हो चुका है। तो मिस्टर ओली का जो डिसोल्यूशन था पार्लियामेंट का, वो एक्टिवेट हो चुका है और एक वायलेंट रिस्पॉन्स विद मेनी अक्यूजिंग हिम ऑफ अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। इस पर एक वायलेंस रिस्पॉन्स आना बाकी है, इस तरह की चीज़ें आएंगी, इस तरह का क्लेम किया जा रहा है जो वहाँ की अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है उसकी वजह से। तो लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर ओली की जो एक ज़बरदस्ती शासन करने की नीति है, उसकी वजह से वहाँ पर एक वायलेंस रिस्पॉन्स हो सकता है। President Vidyadhari Bhandari was pilloried for having readily okay the prime minister move। प्रेसिडेंट जो विद्यादेवी भंडारी जी हैं, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके मूव को सपोर्ट कर दिया। ये भी एक टेंशन की बात थी। शी माइट हैव सेट ऑन हिज कम्युनिकेशन फॉर ए डे या टू। वो चाहती तो वो उनके साथ बात कर सकती है, लगभग 1 या 2 दिन तक बात कर सकती थी, उसके बाद वो डिसीजन दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट 2015 Constitution does not give the President scope of question the Chief Executive recommendations। लेकिन जो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट्स को किसी भी तरह का स्कोप नहीं दिया जा सकता है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो रिकमेंडेशन है उसको क्वेश्चन कर सके। नॉट इवन द प्रिविलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अवेलेबल टू फॉर्मर प्रेसिडेंट रामवरण यादव अंडर द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 2007। और इस तरह का प्रिविलेज भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उन्हें जो फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट रामवरण यादव उनके द्वारा भी उस समय भी अवेलेबल नहीं था। जो उनके समय में अवेलेबल था कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरह का प्रोविजन आज की डेट में नहीं है, जो टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन बना 2007 का। तो उनके पास कोई खास ऑप्शन नहीं था विद्यादेवी भंडारी के बाद। ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने बिना सोचे समझे इसको सहमति जता दी। मिस्टर दहल ने धमकी दी कि हिंसक आंदोलन को बीटन और चुनाव को प्रमाणित करने के लिए न्यायमूर्तियों को निर्णय लेना चाहिए। मिस्टर दहल ने इस तरह की धमकी दी थी कि जो वहाँ के चीफ जस्टिस है उनको इस तरह का निर्णय लेना चाहिए कि जो चुनाव हो वो सही हो और हिंसक आंदोलन को रोका जा सके और चुनाव को प्रमाणित किया जा सके। इस तरह की एक धमकी देते हुए मिस्टर दहल ने बातें की थी। जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने डिटरमाइन किया कि वांटेड दैट द पीपल वुड ड्रैग द जस्टिस आउट ऑन द स्ट्रीट। जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि जो वहाँ के लोग हैं वो जस्टिस को गलियों तक लेके आएंगे, यानी जस्टिस को रोड पे लेके आएंगे। इफ़ दे अप्रूव मिस्टर ओली रिकमेंडेशन, अगर मिस्टर ओली के रिकमेंडेशंस को हमारी जो कोर्ट रिकमेंड कर देती है तो हम फिर से उस न्याय को गलियों तक लेके आएंगे, यानी उस पूरी बात को रोड पे लाएंगे और पब्लिक को बताएंगे। इस तरह की धमकी सिविल सोसाइटी के द्वारा दी गई थी। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगेंस्ट डिसोल्यूशन इन व्हाट कुड बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द बेंच। जो चीफ जस्टिस है, 4 जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि जो चीज़ें हुई गलत हुई और उनका स्टेटमेंट अगेंस्ट द डिसोल्यूशन था और इससे भी बेंच पे एक तरह का
इन्फ्लुएंस पड़ता हुआ दिखाई दिया। नादर कुड फॉर्मर प्रेसिडेंट यादव होल्ड बैक, न ही जो पहले के प्रेसिडेंट यादव जी थे वो भी इस चीज़ को रोक पाते। ओनली नेपाल with the verdict given, it is not clear what the inter-party permutations and combination will deliver in the days to come, और what fate await each of the topmost player। वर्डिक्ट दे दी गई, इसके द्वारा ये क्लियर नहीं हुआ कि जो इंटर पार्टी के बीच की जो सिचुएशन थी वो 1 या 2 दिन में चीज़ें निकल के सामने आने वाली है, और उनका भाग्य क्या होगा ये बताया नहीं जा सकता टॉप प्लेयर्स के द्वारा। बट विदाउट डाउट, लेकिन किसी भी डाउट के द रोल ऑफ द नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउवा विल बी डिसिसिव, सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि जो एमपीज़ वो हैं वो उसको होल्ड करते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं। वेदर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ बैक द दहल कंबाइन और अलाउ मिस्टर ओली टू सर्व आउट द नेक्स्ट 2 years। अब सब कुछ शेर बहादुर देउवा जी के ऊपर है, क्योंकि उनके पास सिग्निफिकेंट एमपीज़ हैं। वो चाहे तो खुद प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, चाहे तो दहल जी को बना सकते हैं, या चाहे तो ओली को फिर से 2 साल के लिए ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द हाउस टू कन्वीन बिफोर March 8। सुप्रीम कोर्ट ने हाउस को ऑर्डर दिया कि वो 8 मार्च से पहले फिर से इसे असेंबल कर ले, एंड रेदर देन वेट फॉर ए नो कॉन्फिडेंस मोशंस टू बी ब्रॉट बाय द दहल ग्रुप, या वो इस तरह का वेट न करे कि जो दहल का ग्रुप है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, इसका वेट करने की जरूरत नहीं, वो 8 मार्च तक फिर से हाउस को असेंबल करे। मिस्टर ओली इज लाइकली टू सीक कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। मिस्टर ओली ऐसा दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस लाने के लिए प्रयास करेंगे। However, because the present crisis is not one between the opposition and the party in power, but within the latter, the future course will rest on Mr. Dahal's ability to unseat Mr. Oli as parliamentary party leader। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है, जो प्रेजेंट क्राइसिस है उससे कैसे निकलते हैं, क्या वहाँ की अपोजिशन पार्टी और जो मेन पार्टी है उसके बीच में पावर को लेकर कैसी डीलिंग होती है, क्या ये पहले या फिर बाद में आने वाले फ्यूचर में मिस्टर दहल की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि वो मिस्टर ओली को पार्लियामेंट से रिमूव करते हैं एज ए पार्लियामेंट्री लीडर या नहीं। ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। एट प्रेजेंट में ओली जो दहल का सपोर्ट है एनसीपी पार्लियामेंट्री पार्टी को, इससे लगता है कि मोर या लेस या इक्वल आप बोल सकते हो, ईच नंबरिंग इन द 80s 80 नंबर चाहिए उनके लिए पार्टी को स्टेबल करने के लिए। ऑल टुगेदर 138 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जबकि एक साथ मिलकर 138 मेंबर्स की जरूरत होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। इन सब शोर के बीच में एनसीपी पार्टी हैज़ नॉट स्प्लिट फॉर्मली, ऑफिशियली इसे भी तोड़ा नहीं गया, ऑल्दो द खाई बिटवीन द लीडर्स स्टिल, जबकि 2 जो लीडर्स हैं उनके बीच की जो गहरी खाई है वो बहुत बढ़ गई है। इसके बाद भी पार्टी को अभी तक ऑफिशियली तोड़ा नहीं गया है। इवन इफ द रैंक एंड फाइल सीक्स यूनिटी फॉर द सेक ऑफ द इलेक्शन, इट इज़ अनलाइकली क्वेश्चनेबल दैट द फ्यूडिंग लीडर्स विल बी एबल टू पैचअप। ऐसा दिख रहा है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी थोड़ी कमी दिख रही है कि जो लीडर है फिर से पैचअप करते हुए दिखाई देंगे, जो उनके बीच में खाई बढ़ी हुई है। फॉर द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द पॉलिटी, the decisive significant divorce between the former Maoist and the erstwhile one-time CP and UML is recommended। ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाएगी और दोनों फिर से लंबे होते हुए, दोनों फिर से एक दूसरे से दूर होते हुए दिखाई देंगे। आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो जो 2 पार्टियां थी, स्पेशली डेमोक्रेट कम्युनिस्ट और UML, उनके बीच में एक तो दहल जी के द्वारा लीड की जा रही थी और दूसरे ओली जी के द्वारा लीड की जाती है। उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनकी बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं करती, यानी एक दूसरे से दूरी बनी रहेगी आने वाले दिनों में। इस दौरान वन कैन नॉट मेक एन एजुकेटेड केस दैट हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसमें ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर होगा, ये एक एजुकेटेड केस नहीं किया जा सकता। यानी कोई अगर इस तरह से बोले कैलकुलेट करके कि कौन हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये बोलना संभव नहीं है। इवन द 4 प्राइम मिनिस्टर, जबकि वहाँ पे 4 प्राइम मिनिस्टर है, चारों में से कौन प्राइम मिनिस्टर होगा ये बोलना एजुकेटेड गेस नहीं हो सकता। मिस्टर देउवा होंगे, मिस्टर नेपाल होंगे, मिस्टर ओली होंगे या मिस्टर दहल होंगे, ये बोलना बहुत मुश्किल है। इसे नहीं बोला जा सकता कि कौन होगा जो हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये रहा आर्टिकल इस सोच के साथ कि हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। इस आर्टिकल को खत्म किया जा रहा है। कल फिर तक नए आर्टिकल साथ तक ले जाएँ।